आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख हुई पार। 24 घंटों में आए 65,002 नए मामले। देश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में नए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के आंकड़ों को पार कर लिया है। शुक्रवार को कोरोना के 65,002 नए मामले सामने हैं, जबकि 996 लोगों की भारत में मौत भी हुई है। नए केस आने के बाद भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 25,26,192 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,68,220 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 49,036 मरीजों की जान से जा चुकी है। कोरोना के कारण में राहत की बात यह है कि देश में अब तक 18,08,936 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,708 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 का कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 5,72,734 हो गई है। वैसे स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस दौरान कोरोना से 364 और मरीजों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़कर 19,427 हो गई है। वैसे स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड-19 के 4,01,114 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 30,45,085 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के शुक्रवार को 13 लोगों की मौत होने के साथ राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी यहाँ पर 846 हो गई है। वहीं रिकॉर्डेड 1273 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। वह राज्य में अभी तक 58,792 लोग कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 13,949 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 13 लोगों की मौत भी हुई है संक्रमण के कारण, जिसमें राज्य में भरतपुर और जयपुर में 3-3, बीकानेर जैसलमेर में 2-2, अजमेर, पाली और राजसमंद में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,087 नए मामले सामने हैं। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले यहाँ बढ़कर अब 76,569 यहाँ पर मामलों की संख्या हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस दौरान कोविड-19 से 15 मरीजों की मौत गुजरात में पिछले 24 घंटों में हुई है। गुजरात में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,748 हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के 59,522 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में 14,299 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 12,11,047 लोगों की कोरोना जांच गुजरात में की जा चुकी है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,192 नए मामले सामने आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख पार हो गई। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में कोविड-19 से यहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर दिल्ली में मृतकों की संख्या 4,178 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 15,045 जांच की गई है। यहाँ पर सप्ताह दिवस होने वाली करीब 20,000 जांचों से मुकाबले ये जांचें फिलहाल कम है। मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कई बड़े घोषणाएं उन्होंने की है, जिसमें हेल्थ ID कार्ड और होम लोन के लिए EMI भुगतान पर छूट और आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने जैसी कई बड़ी योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। आपको बता दें कि PM मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है और देशवासियों को संबोधित किया है। अपने 86 मिनट के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद विस्तार और संपर्कपूर्णता, रिफॉर्म, मध्यम वर्ग और महिलाओं और किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक को विशेष रूप से इनका जिक्र किया है। हम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसका कुल लागत 10,37,000 करोड़ रुपए का है। सरकार ने पूरे देश भर में 238 प्रोजेक्ट की पहचान की है। सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के नाम पर काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा राज्य सहित पूरे देश भर में ये फैला है। इसके तहत मध्य प्रदेश में 45 प्रोजेक्ट और गुजरात में 28, महाराष्ट्र में 12 और आंध्र प्रदेश में 19 प्रोजेक्ट है जिन पर काम किया जाना है। वहीं केंद्र के इन प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से पूरा करने की योजना बन रही है। इस योजना के तहत 99 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि ABC मॉडल के तहत किए जाएंगे। वहीं 54 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरा किया जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें निजी निवेश कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। वहीं मुंबई में 86,000 करोड़ रुपए के अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसको सरकार पूरा करने जा रही है। इस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। साल 2025 तक से पूरा किया जाना है। इसके तहत PM मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से हर प्रोजेक्ट की नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है। झारखंड के किसानों को सरकार की सौगात, 2,000 करोड़ रुपए का ऋण होगा माफ।
झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस मौके पर राज्य के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो गए। झारखंड में 7.5 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं। इन किसानों पर करीब 7 से 8 हजार रुपए का कर्ज है। श्रीमती मुर्मू ने 4वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ इस बीमारी से लड़ने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के विकास के लिए पहिया अनुमंत्रित करते आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से कृषि एवं किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार कृषकों के 2000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव से इसे प्रभावित किया है। राज्यपाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसान को उनका अल्पकालिक फसल कर्ज की माफी के लिए ऋण माफ योजना का काम जारी है। सरकार ने इस वर्ष के ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों को 2000 करोड़ रुपए तक का ऋण माफ करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को लगभग 46 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा, फसल बीमा, धान और कई यहाँ पर किसानों को दिया जाता है। किसानों की ऋण माफी के लिए समय अवधि मोटे तौर पर तय कर ली गई है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच ऋण के जुंगुल में फंसे किसानों का कर्ज माफ पर फोकस किया जाएगा। यदि फंड की राशि शेष रहती है तो अन्य किसानों पर भी विचार किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों की कर्ज माफी पर जोर दिया जाएगा। जाहिर है कि यह सीमा 50,000 रुपये तक की हो सकती है। इसके साथ ही कोरोना प्रकोप को देखते हुए मछली पालन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन एवं मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों के लिए निजी जमीन पर 62 एकड़ तालाब का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र में सिंचाई की महत्ता देखते हुए राज्य भर में पूर्व से कार्यान्वित हो रही 350 चेक डैम योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके द्वारा राज्य के छोटे छोटे नदी नालों को प्रभाव को चेक डैम के माध्यम से जल संचालन किया जाएगा, जो कि सिंचाई के साथ साथ ग्रामीणों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा 3 से 12 सितंबर तक 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक होगी। वही दूसरी शिफ्ट 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। पूरी डेट शीट वेबसाइट राजस्थान एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जो लोग बोर्ड परीक्षा में 1-2 विषयों में फेल हो गए थे, उन्हें सप्लीमेंट्री की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। हालांकि टिकट अगस्त अंत तक वेबसाइट पर यहाँ पर www.rajasthaneducationboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rajasthanboard.rajasthan.gov.in पर यहाँ पर आपको जाना होगा। उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम टाइम टेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं। टाइम टेबल स्क्रीन पर क्लिक करें, फिर भविष्य के लिए प्रिंट आउट ऑफ पे ले सकते। मोदी कैबिनेट के विस्तार के लिए आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ चुकाने वाले भी नाम इसमें सामने आएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार का आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ये मानसून सत्र से पहले हो सकता है। इससे विस्तार से कुछ ऐसे नाम भी शामिल होंगे जो कि चौंकाने वाले हो सकते हैं। वही कुछ मंत्रालयों में नौकरशाहों और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है। वही बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए 2 राज्यों की कैबिनेट विस्तार में लॉटरी रख सकती है। जबकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज के बाद देश में कभी भी केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार कर सकती है। इसके लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। वहीं भाजपा की नज़र इस साल होने वाले बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव पर है, अगले साल होने वाले उपचुनाव पर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए पार्टी कैबिनेट में इन राज्यों के नेताओं को तरजीह देगा। वही बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के साथ साथ भाजपा के नए अध्यक्ष JP नड्डा अगले हफ्ते कभी भी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक संसद के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल के दौरान मानसून सत्र सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। वहीं भाजपा ने केंद्रीय संगठन की नई टीम की सूची तैयार कर ली है और कैबिनेट विस्तार के बाद ही सभी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये माना जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट से कुछ चेहरों को संगठन में भेजा जा सकता है और कुछ नए चेहरों को जगह देने की तैयारी है। वही सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से पिछली सरकार बनाने के वक्त जयशंकर को कैबिनेट मंत्री नियुक्त कर विदेश मंत्री बना दिया गया था, इस बार भी कुछ विशेषज्ञ और नौकरशाही में
लोकसभा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं पार्टी में मीडिया से जुड़े एक व्यक्ति को भी कैबिनेट में शामिल किया जाने की चर्चा है। इसके साथ ही गाँव से जुड़े विभाग में भी कुछ विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अनुभव माना जा रहा है। इसके लिए नौकरशाह भी कतार में है। वहीं कम से कम 2 मंत्रालय इन विशेषज्ञों को नौकरशाह को मोदी कैबिनेट में शामिल कर सकती है। जानकारी मुताबिक कैबिनेट विस्तार में मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के नेताओं की लौटे लग सकती है, क्योंकि तीनों राज्यों में इस साल और अगले साल चुनाव है। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव के जरिए भाजपा सत्ता में रहने और गणित के अपने पास रखेगी। वहीं राज्य में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं केरल में भाजपा खुद को मजबूत करने के लिए राज्यों से जुड़े किसी नेता को कैबिनेट में जगह दे सकती है। वहीं क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना टेस्ट के मामले में यूपी ने तमिलनाडु को पिछड़ा, 5% से कम है पॉजिटिविटी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 35,98,210 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए यूपी अव्वल हो गया है। मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 96,106 कोरोना नमूनों की यहाँ पर जांच की गई है। इसे मिलाकर कुल जांचों का आंकड़ा यहाँ बढ़कर 35,98,210 हो गया है, जिनमें देश में सर्वाधिक है। इसे यूपी कोरोना जांच के मामलों में सबसे अव्वल हो गया है। कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश सिर्फ तमिलनाडु से पीछे चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगातार जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में भी सभी लोगों को कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा था। इसके लिए कोरोना जांच से संख्या की रफ्तार और तेज हो गई है। वहीं यहाँ पर मुख्य सचिव ने बताया कि जब टेस्टिंग शुरू की गई थी तब 24 जून तक कुल 6,03,390 यहाँ पर नमूनों की जांच हुई थी। वहीं 24 जून से 30 जुलाई के बीच 16 लाख से अधिक नमूनों की जांच की थी। वहीं आंकड़ा 22,09,810 तक पहुँच गया था। इसके बाद प्रदेश में जाँचों की संख्या और इनमें इजाफा किया गया। कई बार एक दिन में 1 लाख से अधिक नमूनों की जाँच की गई। बीते दिनों से प्रदेश में कुल 34 लाख जाँचों का आंकड़ा पार कर गया है।